नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और करेंगे उनका विश्लेषण भी। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। लाओस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में विश्व को दिया शांति और संवाद का संदेश। दक्षिण चीन सागर में शांति सुरक्षा को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बताया जरूरी। नसरल्लाह के बहनोई और टॉप हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाकर इजराइल की मध्य बेरूत पर बमबारी। हमले में 22 की मौत। पश्चिमी तट में मारा गया इस्लामी जिहाद का शीर्ष आतंकी नूर शम्स। गाजा में 3 इजरायली सैनिकों की मौत। लेबनान में यूएन शांति सेना के सदस्यों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर यूएन सहित कई देशों ने जताई चिंता। इजराइल ने आरोपों की जांच की कही बात। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमलों के बीच थाई मूल के व्यक्ति की मौत। बलूचिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूने दर्जनों लोग। खदान में काम करने वाले 20 मजदूरों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। शवों को लेकर हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। और सुर्खियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे बलूचिस्तान की स्थिति से। बलूचिस्तान स्थित एक कोयला खदान में बड़ा हमला हुआ है। हथियारबंद लोगों ने खदान में हमला बोला। अभी तक 20 लोगों की मौत की खबर है। अब तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर शवों को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना के दमन और मानवाधिकारों के लगातार हनन के बीच बलूचिस्तान लहूलुहान है। बीती रात दुक्की जिले की एक खदान में काम करने वाले मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया। घटना में 20 मजदूर मारे गए हैं, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हैं। किसी ने भी घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। मृतक मजदूरों में 4 अफगान नागरिक थे। घटना के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और शवों को रखकर प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब और पश्तून मूल के लोगों पर हमले होते रहे हैं। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि उनके संसाधनों का पाकिस्तान अवैध रूप से दोहन कर रहा है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जैसे संगठन पाकिस्तान चीन गठजोड़ से बलोच संसाधनों की अंधाधुंध लूट का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जैसे प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के मूल निवासियों को उनके संसाधनों से बेदखल करने के अलावा कुछ नहीं है। यही वजह है कि हाल में चीनी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। चीन भी इन हालात से घबराया हुआ है। पाकिस्तान न केवल बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट में लगा है, बल्कि वो बलूच मानवाधिकारों का गला भी घोट रहा है। हजारों लापता बलूचों की सुरक्षित वापसी के लिए आवाज उठा रही 31 वर्षीय महरंग बलोच को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले दिनों वो बलूचों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए अमेरिका जाना चाहती थीं, तो उन्हें कराची हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। मुझे रोकने का एकमात्र मकसद बलूचों की आवाज को वैश्विक मंच पर पहुंचाने से रोकना और बलूचिस्तान के हालात के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाने देना है। इसका लक्ष्य बलूचिस्तान में दशकों से जारी मानवाधिकार हनन को छिपाना है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के बीच बलूचिस्तान में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन संसाधनों की लूट और मानवाधिकारों का दमन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो पाकिस्तानी सेना का जो आतंक है वो बलूचिस्तान में लोगों पर
कहर बनकर बरस रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आलोक बंसल। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज की तरफ से। जो बलूचिस्तान की स्थिति है, सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान अपने हक की आवाज उठा रहा है और ये जो विवाद है, ये जो उनके साथ में स्थिति है, ये बीते लंबे समय से जारी है। इन सब के बीच में पाकिस्तानी सेना ने इस बार जो एक तरीके से जो बर्बरता वहां पर की है, मतलब 22 जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, 22 बलोच नागरिकों की यहां पर हत्या कर दी गई है। इस पूरी घटना पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, बलूचिस्तान का आवाम जो है पाकिस्तान की हुकूमत से पूरी तरह से कट चुका है। वो पाकिस्तान के हिस्सा नहीं रहना चाहते और ये स्थिति आज की नहीं है, सन 47 से है, जब इनफैक्ट 48 से है, जब पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया था मार्च पे। उसके बाद से बलूच समय समय पर पाकिस्तानी जो जोर है, जबरदस्ती है, उसका खिलाफत करते रहे। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि बलोच जो है पाकिस्तान से पूरी तरह से नाराज हैं, आक्रोशित हैं और बलोच मध्यम वर्ग जो है और विशेषकर पढ़े लिखे जो युवक हैं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान के विरोध में जी। बच्चों को लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि वो उनके संसाधनों का दोहन करके उनको गरीब रखे। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे गरीब प्रांत है। बलूचिस्तान के लोगों की सरकार में उपस्थिति करीब नगण्य है और तो और गरीबी का यह हालत है कि लोग, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो यहां बड़ी संख्या में लोग मरते हैं जी। और इसी का कारण है कि बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। उनका यह मानना है कि पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिश है कि बलूचिस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो और इसके लिए वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्वादर पोर्ट है या सेंडक कॉपर माइंड है, कोस्टल हाईवे है, वो समझते हैं कि इन सब प्रोजेक्टों के द्वारा बलूचिस्तान की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन आलोक जी, हम ये भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत जो है, वो हम ये देख रहे हैं कि उस पर खतरा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया सीपेक का, तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो बलोच राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, सीधे तौर पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हमारे संसाधन जो हैं उनका दोहन हो रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल उनका ये मानना है कि चीन जो है इस्लामाबाद की मदद कर रहा है उनके क्षेत्र को कॉलोनाइज करने में, क्योंकि उनका ये मानना है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, इसका जो लाभ है वो बाहर के लोगों को जा रहा है और इसके संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो इस्लामाबाद और बाहर के लोग ले रहे हैं। लोकल बलोचों का इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, ना निर्णय लेने में, ना कार्य करने में, ना उससे उठने वाले लाभ में। तो उनको लगता है कि ये कुछ नहीं, एक कॉलोनाइजिंग की हमारी अटेम्प्ट है और इसलिए वो इन सारे प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे आपने देखा 26 अगस्त की रात को जो हमले हुए थे, तो उन्होंने जो बसों में पंजाबी यात्री थे उनको निकाल निकाल के मारा। और अब इस तरीके से जो कोल खदान में जो हमला हुआ है ये भी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये जो कोल खदान है ये उत्तरी बलूचिस्तान में है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां करीब 93% जनसंख्या जो है वो पश्तून है जी। और ये जो कोल खदान है ये भी वहां की एक प्राइवेट खदान है। इस पर हमले हुए अभी तक हालांकि किसी ने इस पर किसी ने क्लेम नहीं किया है कि किसने हमला किया है, पर मेरा ये मानना है कि जो कोल खदान में जो लोग काम कर रहे थे कोयले की खदान में, वो नॉन बलूची होने चाहिए, क्योंकि एक तो ये खदान ही पख्तून एरिया में है और दूसरे जनरली ऐसी जगहों पे काफी बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर आके काम करते हैं और शायद उनके ऊपर हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ सेना और सुरक्षा एजेंसियां जो है बलोच कार्यकर्ताओं पर हमले कर रही हैं। हजारों की संख्या में लोगों को उठा लिया गया है जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अदालतें बार बार ये कहती हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन है इनको प्रोड्यूस किया जाए, और अब तो पाकिस्तान की हुकूमत ने हद कर दी। उन्होंने इस तरीके का कानून पास कर दिया है कि किसी भी बलोच नागरिक को बिना किसी वारंट, बिना किसी उस पर सिर्फ शक और शुबा के ऊपर गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक रखा जा सकता है। और यहां तक कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं उनके खिलाफ भी बंदिशें हो गई। जैसे हमने देखा डॉक्टर मेहरंग बलूच को जाने नहीं दिया, इन्होंने एयरपोर्ट से रोक लिया, उतार लिया गया। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो शासन तंत्र है बलोचों का दमन करने में लगा है।
और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्राकृतिक संसाधनों से सराबोर है एक तरीके से बलूचिस्तान। हमने देखा कि गैस और खनिज के कई सारे विशाल भंडार हैं वहां पर, लेकिन जो बलोच नागरिक हैं वो पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों की वजह से, उनके हस्तक्षेप की वजह से उन पर जो है परेशानियां यहां पर बढ़ रही हैं। इसका किस तरीके का समाधान आप देखते हैं? मतलब क्या यह समझा जाए कि बलोच नागरिकों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% हिस्सा है जी। जो बलूचिस्तान प्रांत है ये पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 43% है, लेकिन ये बहुत कम जनसंख्या वाला इलाका है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। करीब पाकिस्तान की 5 से 6% जनसंख्या यहाँ रहती है, और इसलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कभी बलूचिस्तान की तरफ ध्यान नहीं देते। यहाँ से सेना में रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, और सेना की भी जो नीतियां हैं यहाँ पे दमनकारी रही हैं। अब बलोच इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं और जगह जगह अपनी आवाज उठाते रहे हैं। आवश्यकता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय बलूचों की समस्याओं को समझे। बलूच अपनी मांगों को सबके सामने रखते रहे हैं। बलोच एक स्वतंत्र बलूचिस्तान चाहते हैं। वो ना भी हो तो कम से कम एक स्वायत्तता का तो लेवल चाहते ही हैं कि जिससे अपने संसाधनों का दोहन करने की स्वतंत्रता उनके पास हो, अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृति को बढ़ा सके, क्योंकि आज की तारीख में उनकी भाषा भी लुप्त होने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि बलोच टीवी चैनल नहीं अलाउ किए जाते। एक किसी बाहर से आके किसी बलोच ने टीवी चैनल शुरू किया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बलोची भाषा नहीं पढ़ाई जाती। बलोचों को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो जंगली और अनपढ़ लोग हैं, और इसके खिलाफ जो आक्रोश है वो हम देख ही रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि वो भारत से भी मदद की गुहार लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार उन्होंने लगाई है। देखिए, ऐसा है कि बलोच इस वक्त किसी से भी सहायता चाहते हैं, और जब 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था तो उससे समस्त बलोचों में एक उत्साह की लहर फैल गई थी, और बलोचों की अपेक्षा है कि भारत उनको जो सहयोग कर रहा है, जो मॉरल सपोर्ट दे रहा है आज की तरफ, जो नैतिक समर्थन दे रहा है, उससे आगे बढ़े। उनको कम से कम आर्थिक समर्थन दिया जाए और उनकी आवाज जो है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उजागर की जाए, जिससे कि पाकिस्तान की हुकूमत की दमनकारी नीतियों के ऊपर दबाव पड़ सके, और जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है उनका, उसकी भी आवाज अंतरराष्ट्रीय। तो देखिए, ये वो समय है जब पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि वो पाक अधिकृत कश्मीर को अपना अधिकृत कश्मीर वो बताता है, और साथ ही साथ जो कश्मीर में, नए कश्मीर में हमने जो बेहतर स्थितियां आप देखी हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बहाली देखी है, उस पर वो वहां पर भारत की गलत नीतियों को जो है वो ये कहता है कि भारत ने वहां पर अत्याचार किया है। बहरहाल अब ये पाकिस्तान को अपने स्तर पर सबक लेने की बात है, और एक तरीके से बेनकाब हुआ है पूरी दुनिया के सामने भी बलूचिस्तान की हरकत के बाद। आलोक जी, आप बने रहे हमारे साथ, यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इजरायली सेना का किस तरीके से गाजा पर हमला हुआ है, लेबनान पर किस तरीके की कार्रवाई हुई, उस पर करेंगे चर्चा। और बने रहिए हमारे साथ, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
इजरायली सेना गाजा और लेबनान में लगातार अपने दुश्मनों पर हमले कर रही है। इस बार इजराइल ने मध्य बेरूत पर हमले किए। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच भी आमने सामने की लड़ाई जारी है। वहीं धुआंधार इजरायली एक्शन से बौखलाए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा और लेबनान में अपने दुश्मनों पर इजरायली बम शुक्रवार को भी कहर बनकर बरसते रहे। अब तक दक्षिणी बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे इजराइल ने मध्य बैरूत को निशाना बनाया। लक्ष्य था नसरुल्लाह के बहनोई वाकिफ सफा का सफाया करना। हिजबुल्लाह का ये शीर्ष कमांडर तो इस हमले में बच निकला, लेकिन 22 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि वाकिफ सफा कार्रवाई में घायल हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। इजरायली सेना ने अपनी रिजर्व फोर्स के अतिरिक्त बल इस इलाके में भेजे हैं। इजरायली सेना के प्रमुख भी इस मोर्चे पर डटे अपने जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। वैसे लेबनान में तैनात यूएन शांति सेना के जवानों पर हमले को लेकर शुक्रवार को भी इजराइल पर आरोप लगे। गुरुवार को इजरायली सेना की कार्रवाई में 2 शांति सैनिकों के घायल होने की बात सामने आई थी। शुक्रवार को भी 2 और सैनिकों के घायल होने की बात सामने आई। यूएन और कई देशों ने शांति सैनिकों के घायल होने पर चिंता जताई। धुआंधार इजरायली एक्शन से बौखलाए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। शुक्रवार को उत्तरी इजराइल में थाईलैंड के एक नागरिक की मौत की खबर आई। इसके बाद संघर्ष प्रभावित इजरायली क्षेत्रों से विदेशी नागरिकों को हटाने के निर्देश दिए गए। इजरायली सेना ने गाजा और पश्चिमी तट में भी अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है। पश्चिमी तट में इजरायली एक्शन में इस्लामी जिहाद संगठन का एक शीर्ष आतंकी नूर शम्स मारा गया। वहीं गजा के जबालिया में हमास के आतंकी अड्डों पर कार्रवाई के दौरान 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। तो इजराइल 3 मोर्चों पर एक साथ डटा हुआ है। हमने देखा कि इजराइल हमास संघर्ष लगातार जारी है। गाजा में भी उसका जो युद्ध है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ अब ये भी सामने आया कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल की तल्खी इस वक्त बढ़ी है, ऐसे में चुनौतियां ज़्यादा बढ़ी हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, वर्तमान समय में इजराइल की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि हमने बताया कि 3 मोर्चों पर एक साथ उसकी लड़ाई जारी है, तो ये जो संकट है, ये जो चुनौती है, ये किस तरीके से इजराइल पर हम ये देख रहे हैं कि इजराइल किस तरीके से उसका सामना कर रहा है? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमला हुआ, उसके बाद इजराइल ने जिस तरीके से गाजा में कदम उठाए जी, वो कदम उतने ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे इजराइल में या अंतरराष्ट्रीय रूप में, क्योंकि उसमें काफी 1 साल के युद्ध के बावजूद हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो पाया, जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव था, और काफी बड़ी संख्या में कोलैटरल डैमेज हुआ। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हिजबुल्लाह पर हमला करना शुरू किया और पेजर बॉम्ब्स किए और उसके बाद नसरुल्लाह को अटैक हुआ, जी, रॉकेट अटैक हुए, नसरुल्लाह की हत्या हुई, तो उन सब के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लोकप्रियता अपने देश में काफी बढ़ गई है और दुनिया में भी काफी लोगों को ये लगा कि इजराइल ने अपनी क्षमताओं को दिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने हूथियों पे भी हमले किए और जो आतंकवादी पश्चिमी वेस्ट बैंक या अन्य इलाकों में थे उन पर भी हमले हुए। लेकिन अभी ये जो संयुक्त राष्ट्र के जो पीस कीपर्स हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, ये चिंता की बात है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इजराइल के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव आने वाले समय में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के लेबनान में हमला हो रहा है ये बड़ी जल्दी खत्म नहीं हो पाता और ये इजराइल को समझना होगा कि 1 साल के युद्ध के बाद वो पूरी तरह गाजा में हमास को खत्म नहीं कर पाए जी। तो लेबनान में जाके वो एक और अपने युद्ध का दायरा बढ़ा रहे हैं और कहीं इस तरीके से फंस सकते हैं कि जिसमें चारों तरफ उनके युद्ध हो रहा हो जी। हो सकता है इजराइल की कोशिश ये हो कि इस समय वो चीज को और बढ़ाकर वो अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करें, क्योंकि इजराइल विशेषकर उनके प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि चुनाव में कमला हैरिस या डेमोक्रेटिक पार्टी जीते जी। और अगर ये युद्ध ज्यादा तेज होता है और संगीन होता है तो उससे अमेरिकी चुनाव प्रभावित होने की पूरी संभावना है। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है आलोक जी कि क्या इजराइल अमेरिका के दबाव में रहता है या रहेगा या रह सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
देखिए, इजराइल ज्यादा लंबे समय तक अमेरिका का दबाव झेल नहीं सकता, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि इजराइल की अर्थव्यवस्था, इजराइल की सैन्य व्यवस्था, इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और अमेरिका इजराइल का हमेशा से समर्थक रहा है। जी। जब राष्ट्रपति ओबामा थे तो इजराइल और अमेरिका के संबंधों में काफी तनाव देखा गया, और क्योंकि राष्ट्रपति ओबामा चाहते थे कि वहां पे एक लास्टिंग पीस स्थापित हो जाए, और उसके लिए उन्होंने कुछ हद तक इजराइल पर भी दबाव डाला कि वो जो जिस तरीके से नए सेटलमेंट्स बना रहा है या अन्य चीजें कर रहा है, उससे वो थोड़ा पीछे हटे। और ऐसी ही अपेक्षा है कि अगर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस विजयी होती हैं तो वो भी ऐसा लगता है कि वो एक बीच की भूमिका निभाने की कोशिश करेंगी और इजराइल पर कुछ दबाव डालेंगी कि वो फिलिस्तीनी जो कुछ मांगे हैं जो जायज है उनको पूरी करें। ठीक है, हालांकि देखिए, हम बात करें रिपब्लिकन की, हम बात करें डेमोक्रेट्स की, लगभग दोनों ही जो दल हैं वो इजराइल के साथ सॉफ्ट कॉर्नर ही रखते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस संघर्ष का कम से कम कोई अंत निकले, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक बंसल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे से जुड़ी हुई खबर। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस दौरा संपन्न करके स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने वहां 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विश्व को शांति और संवाद का संदेश दिया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने अंक्लोज यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री गतिविधियां संचालित किए जाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। पीएम ने इसके लिए एक प्रभावी आचार संहिता की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। उन्होंने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति काफी महत्वपूर्ण है। इस मंच पर प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ पर संघर्षों के गंभीर प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद और कूटनीतिक मार्ग अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में इनका कोई समाधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
भारत ने लेबनान की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले के जिंदा बच जाने वाले पीड़ितों का संगठन है और परमाणु हथियारों की समाप्ति की वकालत करता है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात हुई। तुर्कमेनिस्तान में हुई बैठक में ताजा हालात पर चर्चा की गई। मिल्टन तूफान गुजरने के बाद अमेरिका के फ्लोरिडा में बाढ़ के बीच मलबा हटाया जा रहा है। अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 20 लाख से अधिक घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव मैदान में डटे रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने बड़े वादे किए हैं। उन्होंने बिजली बिल आधे करने और कॉर्पोरेट टैक्स को 21 से घटाकर 15% करने का वादा किया है।